Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 1 फरवरी और मैंने लास्ट टाइम ये प्रॉमिस किया था कि मैं 1 फरवरी को अपने नए सीरीज का पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो ये रहा हमारा एपिसोड 2, जहां कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उस प्रोजेक्ट में आगे क्या-क्या हुआ था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हमारा आर्किटेक्चरल प्लान बना था और उसमें क्या-क्या चीजें अवेलेबल थी। आज हम लोग ये समझेंगे कि उस आर्किटेक्चरल प्लान में जो हम लोगों ने आगे काम किया, यानी कि जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग किया, तो हमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और उसके बाद हम लोग आगे की ड्राइंग रीडिंग भी सीखेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए हमारे इस नए सीरीज़ के साथ एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी ये वीडियो चाहिए उन सब के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपको तो वो सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आगे कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूँ। ओके, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने ऑटोकैड की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट था उसका हम लोगों ने पहले कॉलम प्लेसमेंट किया और उसके बाद बनाया सेंटर लाइन को। ओके, तो लास्ट जो प्लान था उसमें हम क्या-क्या चीज़ें थी, फर्नीचर लेआउट था, डोर्स एंड विंडोज़ थे एंड साथ ही साथ टेक्स्ट थे जिससे कि आपका नाम लिखा हुआ था कि कौन-सा प्रोजेक्ट या आप कह सकते हैं कि कौन-सा रूम कहाँ पे प्लेस किया गया है। अब यहाँ पे वही चीज़ जो है आगे थोड़ी-सी बढ़ती है और उसमें इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद हम लोगों ने कॉलम को प्लेस कर दिया ताकि हमारे कॉलम जो है वो बीम के साथ अलाइन हो सके। एक सिंपल सी थ्योरी है कि जहाँ भी आपका वॉल होगा वहीं पे आपका बीम होना चाहिए। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ट्राई करते हैं कि जितने भी वॉल्स हैं उसके नीचे हम लोग बीम को प्रोवाइड कर दें। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वॉल्स बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बीम को अवॉइड भी कर लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि बीम को प्लेस करने की ही कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी वही किया गया है कि जहाँ-जहाँ वॉल्स थे वहाँ पे हमें बीम को प्लेस करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो बीम के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वहाँ पे कॉलम को देने का प्रोविज़न रखा है। ओके, तो कॉलम प्लेसिंग की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। अगर आप उन थ्योरीज को नहीं जानते हो और आप उसे सीखना चाहते हो, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, जहाँ की आपको कैसे कॉलम को प्लेस करना होता है, कैसे बीम कॉलम लेआउट बनाना होता है। एक्चुअली बीम कॉलम लेआउट कैसे बनाते हैं, वो बीम कॉलम लेआउट के लिए वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हो। कॉलम प्लेसिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उस पे भी वीडियो डाल दूँगा कि क्या-क्या थ्योरीज़ होनी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि आपका ये कौन से लोग हैं जिनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है? तो अभी ये जो वीडियो है वो हमारे आर्किटेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि जब वो अपना वो काम कर देते हैं तो उसके बाद जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड उसको वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देन ये साइट इंजीनियर्स के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ड्राइंग को रीड आउट कैसे करना है। देन अगर आप कोई ऐसे पर्सन है या आप ऐसे क्लाइंट हैं जो आप चाहते हैं कि खुद ही मैं अपना घर का काम जो है एग्जीक्यूट करवा सकूँ, तो आपके लिए भी ये पूरी ड्राइंग रीडिंग की जो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आगे जाके आपको अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ है जो फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, तो अगर आप इनमें से कोई भी चारों हैं तो आप वीडियो को डेफिनिटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो चलिए अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो प्लेस कर दिया गया है। अब ये मैं आपको करके अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेस्ड है। चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट डे का सेपरेट वीडियो बना दूँगा आफ्टर दिस सीरीज़। पहले ये सीरीज़ मुझे खत्म करनी है। ओके, ताकि आप लोग को एक राइट वे में, एक अरेंज्ड वे में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे जो कॉलम्स हैं उनको प्लेस कर दिया गया और उसके बाद हम लोगों ने सेंटर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी आप बाकी सारी सेंटर लाइन्स तो ठीक-ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2-2 सेंटर लाइन है जो कि बहुत ही पास है। अगर आप इनके डिस्टेंसेस को मेज़र करना चाहोगे, तो यहाँ से डायमेंशन टूल को लेके हम लोग इसके डिस्टेंस को मेज़र भी कर सकते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो यहाँ का डिस्टेंस है, वो कितना है? ये है हमारा 150 एमएम। तो 150 एमएम का मतलब होता है 6 इंचेज़ और 6 इंचेज़ पास-पास में है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है इन दोनों सेंटर लाइन के बीच में। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कॉलम या फिर बीम का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हल्का-सा डेविएट करके रह गया है, यानी कि 6 इंचेज़ से डेविएट कर गया है। अगर हम लोग उसको ज़्यादा जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि सेंटर लाइन किसके-किसके बेसिस पे ड्रॉ किया गया है। तो पहले ये समझते हैं कि सेंटर लाइन ड्रॉ कहाँ से होता है? तो देखिए, जहाँ भी आपका
बीम होगा, तो वहाँ पे हम लोग को जब स्टैट प्रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को एक सेंटर लाइन प्लान डालना पड़ता है, ठीक है? स्टैट प्रो में आपको नोट्स डालने पड़ते हैं, वहाँ पे बीम को ड्रॉ करना पड़ता है, ओके? अगर आप चाहें तो वहाँ पे प्लान इंपोर्ट भी किया जा सकता है। टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जैसा एडवांस सॉफ्टवेयर रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना बीम कॉलम लेआउट और साथ ही साथ सेंटर लाइन जो है डायरेक्टली इंपोर्ट कर देते हैं, ओके? तो ये जो सेंटर लाइन्स है वो होते क्या है? तो बेसिकली वो बीच से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ होता है, किसके बीच से? यानी कि आपका जो बीम है उसके एग्जैक्ट सेंटर पे ये लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर आपका कॉलम के एग्जैक्ट सेंटर पे ये लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। नॉर्मली जो हमारे कोऑर्डिनेट्स मार्क किए गए हैं वो कहाँ पे मार्क किए गए हैं? तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो मार्क किए जाते हैं कॉलम के पोजीशंस के ऊपर, या फिर जो बीम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स मार्क किए गए हैं। तो सेंटर लाइन डायग्राम में 2 ही चीज़ें बेसिकली होती हैं। पहला जो होता है कि हम लोग का स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि बीम या कॉलम के सेंटर से ड्रॉ किया होता है। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आइदर हमारे कॉलम के प्लेसेस पे होते हैं, या फिर हमारे बीम का जो जंक्शंस होता है या फिर मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बीम्स का, वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं। तो आपको सेंटर लाइन प्लान क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं कि यहाँ पे 2 जो सेंटर लाइन है, ये बहुत ही पास-पास है, तो देखते हैं कि ये सेंटर लाइन किसका-किसका है। ओके, तो पहला तो इस कॉलम का सेंटर लाइन है, ठीक है? तो इस कॉलम के थ्रू ये बनाया गया है, और उसका जो बाद ये जो दूसरा लाइन है, वो किसका सेंटर लाइन है वो देख लेते हैं। तो वो हमारे इस बीम का सेंटर लाइन है। यानी कि आप देखोगे कि ये बीम से थोड़ा-सा डेविएट हो चुका है, ये वाला बीम, ओके? तो ये वाला बीम हल्का-सा डेविएटेड है, ये इसके सेंटर पे होता तो काफ़ी अच्छा होता, और इसके कारण जो है हम लोग का 6 इंच का जो है गैप आ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को इस चीज़ को अवॉइड करना होता है। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस बीम में एक सेंटर लाइन को ड्रॉ नहीं किया गया, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन मिसिंग है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे प्लेस भी करना चाहूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ वो देख सकते हैं आप। कि मान लीजिए मुझे यहाँ से एक कॉपी बनानी थी और उसको मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा एक सेंटर लाइन प्लेस कर दिया गया है, और ये दोनों सेंटर लाइन जो है वो भी बहुत पास-पास में है। इनके बीच का भी गैप हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना का हम लोग का गैप है। आई होप कि ये 150 एमएम के आसपास ही होगा। बट लेट्स चेक। ओके, ये 229 एमएम है, यानी कि 9 इंच से डेविएट कर गया है। तो यहाँ पे ये भी एक दूसरा फ्लॉ था, जो कि हमारे प्लान में था कि एक हल्के-हल्के से डिस्टेंस से हमारा कुछ बीम जो है प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होता है। तो जब हमारा इस तरीके से बीम अलाइन नहीं होता है, तो वहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे आप देख सकते हो कि एक जो कॉलम है उसका सेंटर लाइन यहाँ पे आ गया है, दूसरा जो कॉलम लाइन है उसका सेंटर लाइन यहाँ पे आ गया है। अगर ये दोनों कॉलम प्रॉपर्ली अलाइन्ड होते, तो डेफिनिटली हमारा जो यहाँ से बीम होगा या फिर कॉलम होगा, उस पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इवन होगा, और उसके कारण उसका जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ उसका रिइंफोर्समेंट भी कम हो जाएगा। और जब हमारे पास कॉलम या बीम का साइज़ जो है और साथ ही साथ उसका रिइंफोर्समेंट का डायमीटर जो है वो कम हो जाता है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बच जाता है। तो जब हमारे पास एक प्रॉपर्ली सिमेट्रिक प्लान होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्ली अलाइन्ड प्लान होता है, जहाँ पे बीम्स का अलाइनमेंट सही होता है, कॉलम का अलाइनमेंट सही होता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए आर्किटेक्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उनको क्लाइंट को कोई भी फाइल सबमिट करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि उनके जो सारे वॉल्स हैं, क्या वो प्रॉपर्ली अलाइन्ड हैं या नहीं है। इस पर्टिकुलर प्लॉट में जो प्लान किया गया उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं था, और उसके कारण क्या रिजल्ट आता है वो आपको इस वीडियो की सीरीज के लास्ट तक आते-आते पता चल जाएगा कि क्या-क्या दिक्कतें हुई थी और क्यों ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या हुआ था। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये रहा हमारा स्क्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलम जो है, या फिर आप कह सकते हो ये बीम का पूरा अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे गड़बड़ था, और इसको हम लोग को ठीक किया जा सकता था। हल्का-हल्का अगर शिफ्ट कर दिया जाता, तो ये स्टेयरकेस का जो पोर्शन है यहाँ आ जाता, जिसके कारण ये दोनों कॉलम जो है वो नीचे वाले कॉलम के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो जाती, या फिर इस वॉल को शिफ्ट करके हल्का-सा बाय 9 इंच इधर कर देते, तो भी इस रूम का हल्का इनर स्पेस कम हो जाता, लेकिन हमारे पास स्पेस काफ़ी अच्छा खासा बच जाता। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर इस कॉलम को आगे की तरफ शिफ्ट किया जाए, तो हम लोग का कोई खास लॉस होगा नहीं, क्योंकि ये 2 स्टेप से वो भी थोड़ा-सा 9 इंच के साथ शिफ्ट कर जाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। ये दोनों कॉलम जो है जहाँ है वहीं पे रह सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो से कॉलम है वो भी प्रॉपर्ली अलाइन्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा-सा फ्लश हुआ है। ओके, देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसका अलाइनमेंट कहीं बीच से मिलता है या नहीं मिलता है? ओके, तो आई गेस ये यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। लेट मी चेक।
कहाँ से इस कॉलम में प्रॉब्लम आई थी, ये कॉलम जो है वो थोड़ा और इधर हो सकता था, लेकिन किसी भी केस में ये हमारा बीम जो है कॉलम के वन साइड में लाइन नहीं करेगा। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। उस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन है एंड इस सिचुएशन के कारण ये सिर्फ हमारे ग्राउंड फ्लोर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर को भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का जो ग्राउंड फ्लोर है, उसका ही अलाइनमेंट फर्स्ट फ्लोर पे फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे और भी एक स्पेशल केस देखिए, यहाँ पे जो कॉलम है, वो एकदम यहाँ पे प्लेस किया गया है और इसका जो आउटर वॉल है, वो यहाँ पर है। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों एक छोटा-सा गैप यहाँ पे छोड़ा गया है, ओके? अगर हम लोग देखेंगे तो आउटर वॉल से का जो आउटर एज है, उसमें और इस पर्टिकुलर वॉल के आउटर एज में हमारे पास कितना का डिफरेंस है? 610 का डिफरेंस है। तो 610 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 5 ओके 50 इंचेस। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इन फिट कर लेते हैं, ओके? तो 610 यानी कि 2 फीट का वॉल का डिफरेंस है। तो ये 2 फीट का जो डिफरेंस है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वॉल जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे अलाइन हो सकता था। अब क्योंकि ये यहाँ पे अलाइन नहीं हुआ था, हम लोग को यहाँ पे एक बीम बनाना पड़ेगा, जो कि वेस्ट ऑफ मनी रहेगा, ओके? या फिर अगर हम इस बीम को नहीं बनाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरली थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। क्योंकि यहाँ पे एक 10 इंचेस का वॉल देना कोई समझदारी की बात नहीं है, ओके? अब आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर 2 फीट का बालकनी रहेगा भी तो उसमें कुछ खास यूज़ हो नहीं पाएगा हम लोग का। तो ये 2 फीट का बालकनी देने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपके बालकनी में मिनिमम 3 फीट का स्पेस नहीं है तो फिर वो बालकनी बेकार ही है, आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। वो बस आपके लिए सफाई की जगह ज़्यादा बढ़ा रहा है एंड उससे कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमारा अभी तक तो इस पर्टिकुलर प्लान के अलाइनमेंट में 3 प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे दिख गई है। और चेक कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? राइट साइड में तो लगभग सब कुछ सही दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे लेफ्ट साइड में ही है जो प्रॉब्लम दिख रही थी, ओके? तो गाइज़ इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसका अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहता है, तो हम लोग को स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अफेक्ट कर देता है एंड कंस्ट्रक्शन करने के टाइम भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो गया तो जैसा हमारा प्लान है वैसा निकल के हमारे कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पे नहीं आ पाएगा। ओके, तो चलिए ये था कि हम लोगों को कॉलम पोजिशनिंग के टाइम में क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो फुटिंग है, ओके? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी सारी शीट्स मेरी रेडी हैं। तो हम लोग फुटिंग के ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से फुटिंग के ड्राइंग को स्टडी किया जाता है। उसमें हम लोग का फ्लश क्या होता है एंड उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट सेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 फरवरी को। सो स्टे ट्यून टू सिविल राजा एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए या फिर आप मेरे से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सारे कोर्सेज के डिटेल्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे फीस के साथ आपको सारे कोर्सेज का लाइक कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8433248864। आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगा कि ये किसी और के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उसे के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते मिलते हैं फाउंडेशन डिटेल के साथ 3 फरवरी को। थैंक यू गाइस।